आज की कहानी एक ऐसी हाई प्रोफाइल कत्ल की कहानी है और इत्तेफाक की बात है कि 15 साल में ऐसे 2 कत्ल हुए और दोनों ही कत्ल शक के घेरे में हैं, जिनके सही कातिल को लेकर आज भी सवाल उठते हैं। और ये दोनों ही नेता उस वक्त भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी है। और धुरंधर नेता, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन दोनों का कत्ल 15 साल के अंदर हुआ। जब दोनों की मौत हुई तब दोनों की उम्र करीब 52 साल थी, लगभग बराबर, और दोनों के ही कत्ल को लेकर तमाम शक और सवाल उठे। लेकिन आज कहानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कत्ल की, जो कि जब उनका कत्ल हुआ तब वो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सिर्फ 2 महीने पहले उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया था। दिसंबर 1967 की बात है। भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया। एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके सचिव हुआ करते थे। दिसंबर 1967 में वो अध्यक्ष बनते हैं और कहानी शुरू होती है फरवरी 1968 में। 11 फरवरी 1968 को दिल्ली में जनसंघ की पार्लियामेंट्री कमेटी की एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में उस वक्त करीब 35 एमपी थे जनसंघ के, जो टिकट पे जीते थे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इसके अलावा कुछ और छोटी पार्टियां थी, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो उस वक्त थी 68 की जो मैं बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री मीटिंग में करीब 35 मेंबर थे। तो उनकी मीटिंग थी दिल्ली में। अध्यक्ष थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वो थे लखनऊ में। लखनऊ वो अपनी सिस्टर के यहाँ उनसे मिलने के लिए गए थे। 10 फरवरी की बात है ये 1968 की। दिल्ली में 11 फेब को मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए संसदीय दल के उन्हें दिल्ली पहुंचना था लखनऊ से। सारी तैयारी हो गई थी। 10 फरवरी की मतलब सुबह तक ये तय था कि वो दिल्ली ही आएंगे और 11 फरवरी की मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे ट्रेन से। लेकिन दोपहर को अचानक कुछ ऐसी चीज़ होती है और उसके बाद से जो सारी घटनाएं होती हैं वो इतनी तेज़ी से घटती हैं जो आगे चलकर सारे सवाल और शक पैदा करती हैं। होता यह है कि अचानक दिल्ली आने की बजाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पटना जाने का फैसला करते हैं। अब इतनी अहम मीटिंग दिल्ली में जनसंघ की पार्लियामेंट्री कमेटी की, संसदीय दल की, और वो इस मीटिंग को छोड़कर पटना जाने का फैसला कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हैरत होती है। तो पता चला कि आखिर उन्होंने एंड टाइम पे ये अपना प्रोग्राम क्यों चेंज किया, दिल्ली आने की बजाय पटना क्यों जा रहे हैं। तो पता चला कि पटना में एक कार्यकारिणी की मीटिंग थी जनसंघ की, और उस मीटिंग के लिए बिहार प्रदेश के कार्यकारिणी के जो उस वक्त मीटिंग थी उसमें संगठन मंत्री थे अश्वनी कुमार। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से कहा कि अगर वो इस कार्यकारिणी की मीटिंग में हिस्सा लेंगे तो बिहार प्रदेश जनसंघ के कार्यकर्ताओं और उन लोगों को ज़्यादा खुशी होगी। तो कहते हैं कि अश्वनी कुमार के इस न्योते पे उन्होंने संसदीय दल जो दिल्ली में बैठक थी 11 फरवरी को, उसको छोड़कर बिहार की कार्यकारिणी की मीटिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया। फैसला करते ही आनंद फानंद में उनकी टिकट बुक कराई गई। सियालदा एक्सप्रेस, पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस, ये पठानकोट से सियालदा तक जाती थी ट्रेन, और इसी ट्रेन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए एक टिकट बुक कराई गई। इस ट्रेन में उस वक्त जो इनकी टिकट बुक कराई गई थी वो एसी फर्स्ट क्लास में कराई गई थी। लेकिन तब एसी फर्स्ट क्लास कई ट्रेन में ऐसा हुआ करती थी, अभी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आधा डब्बा 3 टायर या 2nd टायर होता था और आधे को एसी फर्स्ट क्लास का कूपे बना दिया जाता था। तो पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस के उस बोगी में भी यही हालत थी। उसका आधा हिस्सा जो कोच का था वो 3 टायर था और बाकी आधे में एसी फर्स्ट क्लास के कूपे थे, और सिर्फ 3 कूपे थे, ए, बी और सी। ए में 4 सीटें एसी फर्स्ट क्लास में, बी में 2 और सी में भी 4 सीटें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो टिकट नंबर था 04348, और इनको कूपे मिला था ए, जिसमें 4 यात्री एक साथ सफर करते एसी फर्स्ट क्लास में। शाम के 7 बजे पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस लखनऊ पहुंचती है। लगभग वक्त पर थी ये ट्रेन, थोड़ी सी लेट थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ स्टेशन पहुंचते हैं। उनके साथ उस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम राम प्रकाश गुप्ता मौजूद थे, जो उन्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए थे। इसके अलावा और भी कुछ नेता थे उनके साथ, चूँकि जनसंघ के अध्यक्ष थे।
बड़ी हस्ती थी। तो स्टेशन उन्हें छोड़ते हैं, ट्रेन टाइम पर आती है। एक कूपे में जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। इस ट्रेन को उन्हें पटना जो है सुबह 6 बजे पहुंचनी थी। 7 बजे लखनऊ से चल रही और सुबह 6 बजे इनको पटना पहुंचना था। लेकिन होता यह है कि अच्छा, इस बॉगी में उनके साथ एक और थे, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के MP सिंह, ये अफसर थे, इनकी ट्रेनिंग थी पटना में, वो भी जा रहे थे। और इसके अलावा जो कूपे B था, क्योंकि A में बैठे हुए थे दीनदयाल उपाध्याय, B में एक और सज्जन जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे और वो कांग्रेस से थे, उनका नाम था गौरी शंकर राय। गौरी शंकर राय का जो सीट थी वो B कूपे में थी। A में 4 सीट, B में 2 लोगों की थी AC फर्स्ट क्लास में, और C में भी 4। तो कायदे से B में आप देखें तो थोड़ी सी प्राइवेसी ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे 2 ही लोग थे। और उनमें से एक मुसाफिर पहुँचे नहीं थे। जब ट्रेन चलती है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पता चलता है कि B कूपे में शंकर राय बैठे हैं, तो वो उनसे अपनी सीट, अपना कूपे बदलवा लेते हैं और A की जगह पे वो B में चले जाते हैं और B में बैठे शंकर राय A कूपे में पहुँच जाते हैं। चूँकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस वक्त हैसियत थी, जनसंघ के इतने बड़े नेता थे, अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, और उनका मान सम्मान भी था, तो इसलिए आराम से ये चीज़ें हो जाती हैं और सीटों की अदला बदली हो जाती है। थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, तो शायद इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने A की जगह B कूपे में जाकर स्थान ग्रहण कर लिया। ट्रेन तय वक्त पर लखनऊ से चलती है। बाराबंकी, इसके अलावा फैज़ाबाद, अकबरपुर, शाहगंज होते हुए रात करीब 12 बजे ट्रेन जौनपुर पहुंचती है। जौनपुर रेलवे स्टेशन करीब 5 घंटे के बाद लखनऊ से चलने के रात 12 बजे जौनपुर स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इस यात्रा के बारे में जनसंघ के बाकी जो नेता थे और लोग थे, उनको भी जानकारी थी। पटना में चूँकि कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके लिए भी जानकारी इस वजह से भी थी कि वो वहीं आ रहे हैं। तो जब ये ट्रेन जौनपुर में रुकती है तो अचानक AC फर्स्ट क्लास के कंपाउंड में एक शख्स चढ़ता है जौनपुर से, जो कि जौनपुर के महाराज का एक मुलाजिम था, जिसका नाम कन्हैया था। कन्हैया जौनपुर के महाराज का एक लेटर लेकर आता है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उससे अपना लेटर लेते हैं और उसके बाद उन्हें बताते हैं कि वो इसका जवाब महाराज को जल्द देंगे। और फिर थोड़ी सी बातचीत होती है और करीब 10 मिनट के बाद, 10 मिनट का हॉल्ट था, जौनपुर से ये ट्रेन आगे बढ़ जाती है। किसी चश्मदीद ने, किसी आई विटनेस ने आखिरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जो जिंदा देखा, वो इसी जौनपुर रेलवे स्टेशन पे देखा, और उनमें से एक महाराज का मुलाजिम कन्हैया था। जौनपुर से ट्रेन चलती है, इसके बाद बनारस पहुंचती है। बनारस में जब ये ट्रेन पहुंची तब सुबह, बल्कि देर रात 2:15 बजे का वक्त था। बनारस रेलवे का एक बड़ा जंक्शन है। इसके बाद बनारस में ट्रेन रुकती है और फिर बनारस से जस्ट बराबर में ही मुगल सराय स्टेशन आता है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाकर रुकती है। अब यहाँ आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 2018 में शायद इसी मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया है। तो मुगल सराय बनारस के बाद पटना जाने के लिए ट्रेन रुक जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। लेकिन ये बॉगी, ये डब्बा, वो जो ट्रेन जा रही थी सियालदा, वहाँ से एक रूट कट जाता है और वो सियालदा के लिए दूसरी रूट है और पटना के लिए एक अलग रूट। तो इसीलिए इस डब्बे को दिल्ली, जो पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस गाड़ी अभी तक लखनऊ से यहाँ तक पहुँची थी, मुगल सराय पहुँचने के बाद इस डब्बे को उस ट्रेन से अलग कर दिया जाता है और इस डब्बे को, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय सवार थे, दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस वाया पटना हावड़ा जाने वाली थी और ये रूटीन था, डेली ऐसे ही होता था। तो मुगल सराय में बॉगी को अलग करना, दूसरी ट्रेन से जोड़ना, इन सारी चीज़ों में, शंटिंग में आराम से आधा घंटा लगता था और इसीलिए ट्रेन जो है करीब आधे घंटे के लिए मुगल सराय में रुका करती थी। मुगल सराय में ट्रेन रुकती है, बॉगी को अलग किया जाता है, बॉगी को दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस से अब जोड़ दिया जाता है। मुगल सराय से इस ट्रेन को रवाना होना था रात 2:50 पर और यहाँ से ट्रेन को पहुँचना पटना जो है वो सुबह 6 बजे का वक्त था, मतलब करीब 3 घंटे 10 मिनट में पटना पहुँचना था। सुबह 6 बजता है, कैलाशपति मिश्र पटना जंक्शन पे पहुँचते हैं
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस आकर पटना जंक्शन पर रुकती है। चूँकि पहले से पता था वो एसी फर्स्ट क्लास में है, तो उनके कुछ लोग, उनके कार्यकर्ता एसी फर्स्ट क्लास के कूपे में दाखिल होते हैं। लेकिन ए बी सी सारे कूपे छान मारते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं मिलते। इसके बाद वो बाकी बॉगी को भी छान मारते हैं, कोई सुराग नहीं मिलता। थोड़ी देर तक वो ट्रेन को ढूंढते रहते हैं। उसके बाद ट्रेन अपने तय वक्त पे पटना जंक्शन से आगे निकल जाती है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पटना जंक्शन पे नहीं उतरते। कैलाशपति मिश्र और उनके बाकी लोगों को लगा कि शायद ऐन वक्त पर पंडित जी ने अपना प्लान बदल लिया और पटना आने की बजाय संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली चले गए। यही सोचकर वो सारे लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। क्योंकि उस वक्त मोबाइल और बाकी ऐसी चीज़ें थी नहीं, कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग वो नहीं था नेटवर्क। तो ये लगा उनको यही कि शायद संसदीय दल की मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी थी और कुछ ऐन वक्त पे हो गया होगा, तो वो दिल्ली लौट आए पटना आने की बजाय। तो सभी बिना किसी खतरे के भांपते हुए आराम से अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मुगल सराय में एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। मुगल सराय स्टेशन के यार्ड से जो करीब 150 गज की दूरी पर रेलवे ट्रैक के किनारे एक पिलर नंबर 1267 था, उसके करीब रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी मिलती है। और इस लाश को सबसे पहले करीब 3:30 बजे 2:50 पर मुगल सराय से ये ट्रेन रवाना हो चुकी थी। और 3:30 मतलब करीब 40 मिनट के बाद एक लीवर मैन जो पटरी के लीवर खींचता है, ईश्वर दयाल जिसका नाम था, उसने देखा पटरी के पास एक लाश पड़ी हुई है। उसने फौरन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को इस लाश के बारे में सूचना दी। करीब 5 मिनट के बाद स्टेशन मास्टर वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद वो वहीं पे अपनी रजिस्टर पे एंट्री करते हैं, लाश को देखते हैं और रजिस्टर पे लिखते हैं, ये सारा रिकॉर्ड पर है कि ऑलमोस्ट डेड। इसके बाद आगे की कार्रवाई, अब चूँकि पुलिस की थी, लाश मिली थी, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। रेलवे पुलिस वहाँ पे पहुँचती है सबसे पहले। रेलवे पुलिस के बाद वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर भी उसका मुआयना करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह कि अभी तक इतने लोग, असिस्टेंट रेलवे मास्टर, लीवरमैन, डॉक्टर, ये सारे लोग आ गए, उनमें से कोई ये अभी तक नहीं जान पाया कि मरने वाला शख्स है कौन। उसे एक आम मौत मानकर चल रहे थे। किसी को ये नहीं पता था कि ये लाश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है। रेलवे के डॉक्टर करीब 6 बजे सुबह, 3:30 बजे की बात है ये, जब लाश पहली बार मिली, 2.5 घंटे के बाद बाकी अमला पहुंचता है और मुआयना करता है और एक तरह से मुर्दा डिक्लेयर कर देता है। 5:55 पे पहली बार जो लाश मिली थी उसको डेड डिक्लेयर किया जाता है। लाश की तलाशी ली जाती है वहाँ पे, तो उसमें से जेब में से एक फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है। हाथ में घड़ी थी जिस पर नाना देशमुख लिखा हुआ था और कुर्ते की जेब में 26 रुपये, कुल 26 रुपीज़ मिलते हैं। जांच के बाद उसी लाश की धोती से जो पंडित जी पहने हुए थे, लाश को ढक दिया जाता है और बाकी की कार्रवाई के लिए इंतजार किया था, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था कि अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। आसपास में लोग फिर जुटने लगे लाश को देखकर। तभी उसी वक्त एक वहीं पे स्टेशन पे एक और शख्स काम करते थे जिनका नाम था भट्टाचार्य, बनमाली भट्टाचार्य। बनमाली भट्टाचार्य जनसंघ से जुड़े हुए थे। उनके भी कानों तक खबर पहुंचती है कि एक यार्ड में एक लाश पड़ी हुई है। तो बाकी सारी बातें हो रही थी, वो भी चले जाते हैं कि चलो लाश को देख के आते हैं। जब वो लाश के पास पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पहले शख्स थे भट्टाचार्य जो पिछले 3 घंटे से जहाँ पे लाश पड़ी हुई थी और सभी मान रहे थे कि ये काम लाश है, वो देखकर लगभग चीख पड़ते हैं और पहली बार वही शिनाख्त करते हैं। कहते हैं ये दीनदयाल उपाध्याय की लाश है। लेकिन स्टेशन के जो अफसर और बाकी रेलवे पुलिस के लोग खड़े हुए थे, उनमें से कोई बिलीव नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये नाम सुने हुए थे और एक बड़ा नाम, एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनकी लाश इस तरह पहली बार उन लोगों ने तो यकीन ही नहीं हुआ। तब भट्टाचार्य जी ने फ़ौरन फिर अपने संपर्क के ज़रिए लखनऊ फ़ोन कराया और जो टिकट मिला था उनके कुर्ते की जेब से, उस टिकट नंबर को क्रॉस चेक करने के लिए लखनऊ पूछा कि ये टिकट नंबर किसके नाम पे इशू है। लखनऊ से वापस जवाब आता है कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए टिकट बुक कराया गया है, जो नंबर है। इसके बाद बात कन्फर्म हो जाती है कि वो वहाँ से पटना जा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है।
उधर ट्रेन, जिस ट्रेन से दूसरी बार बॉगी लगाई गई थी, दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस, वो ट्रेन अब तक पटना से निकलकर करीब मुकामा पहुंच चुकी थी। एक बाहुबली अनंत सिंह है, ये उनका इलाका है। तो मुकामा में ये गाड़ी पहुंच चुकी थी। तब तक उस ट्रेन में सवार या बाकी को पता ही नहीं था कि इससे पहले हुआ क्या है। तब मुकामा में एक शख्स फर्स्ट क्लास की बॉगी में चढ़ता है जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय बैठे हुए थे, और वो पाता है कि सीट के नीचे एक लावारिस बैग पड़ा हुआ है। ईमानदार शख्स था, उसने फ़ौरन रेलवे पुलिस को खबर दी। रेलवे पुलिस ने उस लावारिस बैग को उठाया। बाद में पता चला कि ये बैग जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। अब रेलवे ट्रैक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लाश, लखनऊ से लेकर मुगलसराय तक की कहानी, सारी चीज़ों की एक एक करके जांच होती शुरू होती है। इसी दौरान में एक अजीब सी चीज़ नोटिस की जाती है। वो ये कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक हाथ में, दाहिने हाथ में 5 रुपए का एक नोट मुड़ा हुआ, वो बहुत ज़ोर से पकड़े हुए थे। अब समझ में नहीं आया कि आखिर 5 रुपए का एक नोट उनके हाथ में इस हालत में लाश के साथ कैसे। इसके बाद फिर छानबीन होती है। मामला बड़ा था, तो छानबीन के दौरान फिर पता चलता है, जो एसी फर्स्ट क्लास में कुछ लोग थे वो बताते हैं कि मुगलसराय स्टेशन पर उन्होंने एक शख्स को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बिस्तर लेकर जाते हुए देखा। तो उसने पूछा कि बिस्तर तुम क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो उतर गए हैं। उन्होंने कहा बिस्तर लेकर आओ, बिस्तर वो भूल गए थे। बाद में उस शख्स को ढूंढा गया, उसका नाम लालता था, जो बिस्तर लेकर जा रहा था। लालता ने बताया कि राम अवध नाम के एक आदमी ने उससे कहा था कि उस बेड पे एक बिस्तर पड़ा, वो बिस्तर ले आओ। और ये बिस्तर बाद में उसने कहा किसी और आदमी को उसने भेज दिया। बाद में बिस्तर तो जो है वो उसने बेच दिया लालता ने। फिर उसके बाद छानबीन जारी थी, तो एक सफाई कर्मचारी जो रेलवे स्टेशन का था उस पर नज़र पड़ी। उसके पास से पंडित जी का जैकेट और कुर्ता बरामद होता है। अब सवाल ये था कि पंडित जी का जैकेट और कुर्ता उसके पास कैसे पहुंचा। तो उसको पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई। दिल्ली से बाकायदा फॉरेंसिक की टीम उस वक्त पहुंची, पूरे बॉगी की तलाशी ली गई, लेकिन बॉगी में से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कत्ल के ऊपर रोशनी डाली जा सके। इसी दौरान में जब छानबीन चल रही थी, तब एक और जो अफसर थे सरकारी जो उसमें सवार थे, तो बॉगी के कंडक्टर ने बताया पूछताछ में कि कोई मेजर शर्मा थे। उन्होंने कहा था कि बनारस आने पर उनको उठा देना, क्योंकि बनारस करीब 2 सवा 2 बजे के आसपास पहुंचती है ट्रेन। तो कंडक्टर का कहना था कि जब उठाने के लिए उनके बॉगी में गए तो ऑलरेडी वो मेजर जो शर्मा थे वो बॉगी में मौजूद नहीं थे, शायद पहले ही उठ के चले गए थे। तो अब वो क्यों गए, कैसे गए, कहाँ गए, उससे पहले उतर गए, ये भी एक राज था। इसी दौरान में पटना स्टेशन पे चूँकि ट्रेन पहुंची थी और वो बॉगी भी थी, तो अब सारी चीज़ों की जब छानबीन की गई, एक एक करके सुराग ढूंढे जा रहे थे, तो पटना स्टेशन के एक जमादार ने खुलासा किया। उसने कहा कि उसे एक आदमी ने ये कहा था कि इस बॉगी को साफ कर देना, ख़ासतौर पर उस बी कूपे को, और उसी के कहने पे उसने सफाई की। अब सवाल ये था कि पटना के एक जमादार को एक शख्स ने रहस्यमयी तरीके से कहा इस बॉगी को साफ कर दो, वो भी उस कूपे को जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय बैठे हुए थे। इसका मकसद क्या है? हालांकि उसने कहा था कि जिस आदमी ने ये कहा था कि इसे साफ कर दो, मुझे इस पर चढ़ना है, वो आदमी उस बॉगी में चढ़ा ही नहीं और ट्रेन आगे निकल गई बिना उसके। तो यहाँ पे शक इसलिए भी और पुख्ता हुआ। इसके अलावा फिर और पूछताछ हुई तो मुगलसराय रेलवे स्टेशन पे काम करने वाले एक पोर्टर ने, जो जहाँ पे शंटिंग और यार्ड होती है, जो ट्रेन को ले जाकर रखी जाती है जब प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी नहीं होती, तब उस पोर्टर ने पुलिस को इसमें स्टेटमेंट में दिया और उसने कहा कि उस रात एक आदमी ने उसे ये कहा था कि इस ट्रेन को जब ये शंटिंग होगी और एक बॉगी कटेगा तो कम से कम आधे घंटा एक्स्ट्रा तुम इस ट्रेन को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पे रोक के रखना यार्ड में। और इसके लिए उस वक्त उसने उसको 400 रुपये दिए थे। दिए नहीं थे बल्कि प्रपोजल दिया था। उसने कहा था तुम रोक के रखोगे तो हम तुमको 400 रुपीज़ देंगे। अब यहाँ पे ये सवाल कि कोई शख्स क्यों चाहेगा कि ये ट्रेन इतनी देर एक्स्ट्रा यहाँ पे खड़ी रहे और एक पोर्टर को वो रिश्वत दे रहा है। अब ये सारे सवाल थे, जवाब किसी का नहीं मिल रहा था। इधर कत्ल को लेके और कातिल को लेके लगातार गुस्सा भड़कता जा रहा था। तब फिर इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई अब जांच करने के लिए आगे आती है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करती है। ऐसा लगा था कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट आती है
वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह गलत रिपोर्ट थी। सीबीआई ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कत्ल के लिए 2 चोरों को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लूटने के मकसद से इन चोरों ने उनका कत्ल कर दिया। चूँकि उन्होंने विरोध किया लूटपाट का और चोरी का, तो उन्होंने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और चलती ट्रेन से नीचे फेंकने की वजह से ही उनकी मौत हुई। ये सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट थी। हालांकि जब सीबीआई की ये फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पहुंची और इस मामले की सुनवाई जो है वाराणसी के स्पेशल कोर्ट में हुई, विशेष सत्र जिला न्यायालय में बाकायदा 1 साल 4 महीने तक लोअर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और 9 जून 1969 को सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और इस फैसले में उन्होंने सीबीआई की जो पूरी थ्योरी थी उसको सामने तो रखा, लेकिन कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ों में लूपहोल्स है, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हैं। जैसे इस सवाल का जवाब कभी सीबीआई ने भी नहीं दिया, ना किसी और को पता चला कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक हाथ में 5 रुपए का नोट यूं मिट्टी में भिजा हुआ क्यों था, क्यों उन्होंने रखा था, इस नोट की पहेली क्या है। उनकी लाश यार्ड के पास मिली रेलवे ट्रैक पर, जबकि लालता जिसने ये बताया था, जिसने बिस्तर चुराया था, उसका कहना था कि तब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। तो गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और लाश यार्ड में, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि यार्ड में गाड़ी बाद में गई। अगर चलती गाड़ी से फेंका गया लाश को, उनको चलती गाड़ी से धक्का दिया गया, तो यार्ड के पास जा ही नहीं सकते। तो वहाँ पे कैसे लाश पहुँची, कौन ले गया फिर? हालांकि बाद में इन दोनों चोरों के ऊपर सारी चीज़ें रख के सीबीआई ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तैयार की थी, अदालत के सामने कत्ल को लेकर सही मोटिव और बाकी साक्ष्य सबूत नहीं पेश कर पाई सीबीआई। इसीलिए अदालत ने इन दोनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कत्ल से बरी कर दिया। हाँ, चोरी के इल्ज़ाम में लाल को ज़रूर सज़ा दी गई 4 साल की, क्योंकि उससे पहले भी उसके ऊपर चोरी के कई इल्ज़ाम थे, कई बार जेल जा चुका था। लेकिन कत्ल के मामले में लोअर कोर्ट ने बाकायदा बरी कर दिया। इसको लेकर फिर बहुत हंगामा हुआ, बाद में सरकार पे दबाव बना। सरकार से कहा गया कि इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी बनाई जाए और फिर एक जुडिशियल इंक्वायरी भी बनाई गई सिंगल सदस्य। करीब 70 सांसदों ने मांग की थी 1969 में इस कोर्ट के फैसले के आने के बाद। और तब जस्टिस YV चंद्रचूड़ की एक जुडिशियल इंक्वायरी बनाई गई। उन्होंने भी इस पूरे मामले की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कत्ल की जांच की, लेकिन आखिर में उनका भी जो नतीजा और उनकी रिपोर्ट थी वो वही थी जो सीबीआई की थी। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कत्ल एक हादसा था। 2 चोर चोरी करने गए, लूटपाट की वजह से उन्होंने विरोध किया, उन्होंने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। लेकिन चंद्रचूड़ कमेटी की ये रिपोर्ट भी बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतरी। ये केस उसके बाद भी हमेशा अनसुलझा रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इस अचानक हुई मौत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद फिर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया। एक जनसंघ के उस वक्त के बड़े नेता हुआ करते थे बलराज मधोक। बलराज मधोक ने एक बयान देकर उस वक्त सनसनी फैला दी थी। उन्होंने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कत्ल पॉलिटिकल कत्ल है और इसके पीछे उन्होंने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि चूँकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कभी भी संघ के काम में इन दोनों को बहुत अहम, बड़ा काम, बड़ी भूमिका नहीं दी, इससे नानाजी देशमुख नाराज़ रहते थे और उन्होंने ही सुपारी देकर यह कत्ल करवाया। हालांकि इसके कभी कोई सबूत नहीं मिले। उन्होंने एक किताब लिखी थी मधोक ने, ज़िंदगी का सफ़र, 3रे खंड में उन्होंने बाकायदा इसमें बात की थी और इस बात का जिक्र किया था कि एक पॉलिटिकल किलिंग है और नानाजी देशमुख ने सुपारी लेकर कराया था। और इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उन्होंने नाम ले लिया था। उन्होंने एक और हवाला दिया, जो किताब लिखी थी मधोक साहब ने, उसमें ये कहा था कि 77 में जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, तब मुंबई नॉर्थ ईस्ट से जनता पार्टी की टिकट पर चुनकर आए थे सुब्रमण्यम स्वामी, जो अभी भी हैं, अपने बयान के लिए काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने, उस वक्त गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर देश के, चौधरी चरण सिंह जी, उनसे कहा था कि इस मामले की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कत्ल के मामले की दोबारा जांच शुरू की जाए। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मोरारजी देसाई की उस वक्त मंत्रिमंडल में फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्होंने इस जांच को रुकवा दिया और कहा कि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये इल्ज़ाम बाकायदा इसी किताब में लिखा गया था। हालांकि बाद में फिर नानाजी देशमुख ने खुद एक बार ये कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो कत्ल है वो राजनीति से प्रेरित है और उन्होंने इसे एक राजनीतिक हत्या बताया था।